बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेटा प्योर AC सर्किट्स पढ़ाए, मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ाया, प्योर इंडक्टिव और फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये सारे सर्किट्स अच्छे से समझे होंगे। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। जैसे ऊपर से अगर मैं बताऊं बेटा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा कि करंट और वोल्टेज जो है वो बेटा इन फेज होती है। फिर हमने इंडक्टर में देखा वहां पे करंट लैग करती है। फिर हमने बेटा कैपेसिटिव सर्किट देखा, वहां पे बेटा करंट लीड करती है। और उसके साथ मैंने कुछ चीजें भी इंट्रोड्यूस की थी, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने बताया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने बताया था। तो इन सब के ऊपर बेटा आपकी नजर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। आज जो है मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि प्योर सर्किट्स के ऊपर मैंने खाली सर्किट्स को डिस्कस किया था, लेकिन मैं आज आपको एक हल्की सी एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि आप प्योर सर्किट्स को अच्छे से जान पाए, न्यूमेरिकली इनको देख पाए, कैसे कैलकुलेशंस होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और इस लेक्चर के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम बेटा फिर इन कंपोनेंट्स को आपस में मिलाएंगे, बेटा हम LCR सर्किट पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है यहां पे एक बहुत ही बेसिक से, क्योंकि सर्किट्स बहुत आसान थे, सिंपल आइसोलेटेड रेजिस्टर था या इंडक्टर था या कैपेसिटर था, इन्हीं के ऊपर के क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक होंगे, हम इन्हीं क्वेश्चंस को यहां पे देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को बेटा और क्लियर करने की यहां पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो मैं आपको यहां पे क्वेश्चन दिखाता हूं, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कुछ डिस्कशन भी कर लूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो यहां पे द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कॉइल ऑफ 1/π हेनरी एट 50 हर्ट्ज इज, ठीक है। हमें एक इंडक्टर दिया हुआ है बेटा, एक इंडक्टर दिया हुआ है और इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है L का जो इसका वैल्यू है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/π हेनरी, ठीक है। 1/π हेनरी। हमें बताना है कि इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जब भी हम इसको एसी के अंदर, एसी सर्किट के अंदर रखेंगे वहां पे कितनी ऑपोजिशन देगा, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये सवाल इसलिए दिखाया क्योंकि जब हमें किसी डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का देखना होता है ऑपोजिशन, ठीक है, वहां पे खाली रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आपको बताता है ऑपोजिशन कितनी है। लेकिन यहां पे आपको इंडक्टर का वैल्यू तो जरूरी है, लेकिन साथ में आपको देखना है कि आप एसी को किस फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया आपका जो ऑपोजिशन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बेटा चेंज हो जाएगी। इसलिए सवाल वहीं से बोलता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपोजिशन फ्लो टू द करंट, ठीक है। एक इंडक्टर कॉइल जो इतना है एट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे बताइए इसकी कितनी रिएक्टेंस होगी बेटा। दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर जब आप किसी इंडक्टर की ऑपोजिशन निकाल रहे होते हैं, करंट की ऑपोजिशन निकाल रहे होते हैं इंडक्टर के थ्रू, ठीक है, आपको इंडक्टर का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ये दो वैल्यू से आप बेटा XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। खाली इंडक्टर के वैल्यू से यहां पे आंसर नहीं आएगा बेटा। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है बेटा XL, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू L ओमेगा। L ओमेगा का मतलब है L इंटू 2π एंड द न्यू बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे L का वैल्यू दिया था 1/π, ठीक है, 1/π। इसके बाद यहां पे 2 आएगा, पाई भी यहीं पे है एंड द फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बेटा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक डिजाइन न्यूमेरिकल थी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहां पे आपका पाई और पाई कैंसिल होके आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल बेटा 100 ओम्स। यानी इस सर्किट में जो रिएक्टेंस होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी बेटा, वो बेटा 100 हर्ट्ज के बराबर, सॉरी 100 ओम के बराबर होगी, 100 ओम के बराबर होगी। तो यहां पे ये दिखाने का मकसद यही था कि जो ऑपोजिशन होती है इंडक्टर की वजह से, जो एसी में ऑपोजिशन लगती है, वो इंडक्टर के वैल्यू पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखी आपको ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी, कम फ्रीक्वेंसी रखी बेटा कम ऑपोजिशन मिलेगी सेम इंडक्टर से। ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि इसका कंपैरिजन आप रेजिस्टेंस के साथ कीजिए। रेजिस्टर जो होता है बेटा उसको फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है, वो हर किसी फ्रीक्वेंसी पे सेम ऑपोजिशन देगा, लेकिन इंडक्टर जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे बेटा डिफरेंट ऑपोजिशंस देता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया मैं आगे बढ़ता हूं।
कैपेसिटर जो था उसके ऊपर भी सवाल है यहां पे। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर C माइक्रोफैरड फॉर AC फ्रीक्वेंसी 400 बाई पाई हर्ट्ज इज 25 ओम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं प्योर सर्किट्स के। क्वेश्चन तब बनेंगे जब हम इनका कॉम्बिनेशन LCR करेंगे, उसके बाद वहां पे सवाल जो है वो अच्छे खासे लेवल के आएंगे बेटा। फिलहाल रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर C माइक्रोफैरड फॉर AC फ्रीक्वेंसी 400 बाई पाई हर्ट्ज इज 25 ओम। बेटा यहां पे दिया हुआ है कैपेसिटर का वैल्यू हमें नहीं पता है, C लिखा हुआ है, AC की फ्रीक्वेंसी दी गई है 400 बाई पाई हर्ट्ज, और यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है बेटा 25 ओम, यानी रिएक्टेंस वही से दी गई है। हमें बताना है कैपेसिटर का क्या वैल्यू है। बेटा याद है आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हमने XC से डिनोट किया था, दैट वाज सिंपली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। XL जो है दैट इज इक्वल टू L ओमेगा, लेकिन यहां पे ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है ऐसे। सो XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि इसने बताया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 ओम का है, 1 डिवाइडेड बाय C का वैल्यू नहीं पता। इसके बाद यहां पे आएगा बेटा 2 पाई एंड देन न्यू का वैल्यू इसने दिया हुआ है बेटा, वो दिया है 400 बाई पाई, 400 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां बेटा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे ही बेटा ये कैंसिल हो गया हम यहां पे C का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब ये है दैट C यहां पे चला जाएगा एंड यू विल गेट बेटा 2 को यहां पे 800 बन जाएगा ऐसे, एंड देन बेटा यहां पे आएगा 25, ठीक है, एंड देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बेटा इजीली। ठीक है, आराम से इसको देख सकते हैं। दिस विल बी ठीक है, एंड दिस इज बेटा 0.5 10 raised to power minus 4, that is beta it will be 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड बेटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। मैं बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। द फॉर्मूला इज बेटा XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। ठीक है, सो विल मूव ऑन। आप देखिए बेटा सवाल यहां पे क्या है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का बेटा। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है AC सोर्स के साथ एंड एन AC एमीटर, यानी सिंपल एक कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है जिसको हम एक सोर्स के साथ ज्वाइन करेंगे और साथ में एक एमीटर है। जाहिर सी बात है यहां पे AC एमीटर होगा, AC एमीटर होगा हमारे पास। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वेरिएशन ये दी गई है। ठीक, द रीडिंग ऑफ एमीटर इज, हमें एमीटर की रीडिंग बतानी है। पहली बात, जब हम बेटा एमीटर की रीडिंग देखेंगे ना, एमीटर क्योंकि AC एमीटर है तो एमीटर हमें बेटा RMS वैल्यू देगा, डेफिनेटली RMS वैल्यू देगा। तो हमें यहां पे RMS वैल्यू करंट का निकालना है। ठीक है, RMS वैल्यू अगर मैं करंट का निकालूंगा ना, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज का RMS वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव सर्किट है, यहां बेटा XC आएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसपे मुझे वर्कआउट करना है और यहां पे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे पहली बात, जो हमें यहां पे वोल्टेज दी गई है ना, इसमें ये वाला जो वैल्यू होता है, साइन के सामने वाला जो वैल्यू होता है, ये बेटा RMS वैल्यू नहीं होता है। ये कौन सा वैल्यू होता है, ये पीक वैल्यू होता है। तो मुझे इस पीक वैल्यू से पहले RMS वैल्यू यहां पे निकालना होगा और उसके बाद यहां पे XC जो है उसकी फॉर्मूला में C का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा अगर आप देखोगे ओमेगा यहां पे बेटा 100 के साथ, 100 के बराबर है। अगर सिंपल कंपैरिजन करेंगे V या E बोलिए इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इस क्वेश्चन में 100 है और E नॉट जो है वो यहां पे 50 अंडर रूट 2 के बराबर है। अगर हम ये चीजें देखेंगे और साथ में बेटा यहां पे कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रोफैरड के बराबर है, अगर हम ये चीजें देखेंगे बेटा तो उस हिसाब से मैं यहां पे लिखूंगा IRMS, डायरेक्टली लिखेंगे IRMS विल बी इक्वल टू ERMS। ERMS का मतलब है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय बेटा अंडर रूट 2 और साथ में यहां पे आएगा XC, मैंने यहां पे वैल्यूज
वैल्यूज नहीं दिए, ठीक है। अब यहां पे पीक वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू बेटा 50 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा बेटा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सी, एक्सी के बदले आएगा बेटा यहां पे सी, सी है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। एंड देन बेटा ओमेगा दैट इज बेटा 100। ये मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में ओमेगा जो है इट इज सिंपली इक्वल टू 100 बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, ओमेगा 100 के बराबर है, ठीक है। तो अगर ऐसा है यहां पे हम बेटा इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यहां पे बेटा रूट टू यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें बेटा ऊपर चढ़ेगी, तो यहां पे बनेगा 50, उसके बाद आएगा बेटा 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, और आएगा बेटा यहां पे 100, ये सब बेटा यहां पे ऊपर चढ़ेगा। सो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे बेटा यहां पे करंट का जो वैल्यू आएगा इट विल बी यहां पे बनेंगे 50, ठीक है, और ये तीन यहां पे तीन के साथ खत्म होके मिली बनाएगा, सो इट विल बेटा मिली एम्पियर। सो करंट आरएमएस वैल्यू मैंने मिली में क्यों ही लिखा, क्योंकि करंट जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होते हैं मिली एम्पियर्स में ही होते हैं, तो यहां पे बेटा 50 मिली एम्पियर का आंसर आ गया। ये माइक्रो था, माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो यहां पे 3 0 तो थे ही, तो -3 बनेगा, दैट इज बेटा 50 मिली एम्पियर। तो बेटा इस एमीटर में 50 मिली एम्पियर की करंट यानी इसमें आरएमएस वैल्यू जो करंट का होगा वो 50 मिली एम्पियर का होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी क्वेश्चन में दिया होता है कि आप करंट निकालिए या आप वोल्टेज निकालिए या हमें डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू ही निकालने होते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज आपको बोला जाए कि हमें पीक वैल्यू निकाल के दीजिए, अनलेस एंड अदरवाइज आपको यह बोला जाए कि आप एवरेज वैल्यू निकाल के दीजिए। वरना जब भी एसी सर्किट में कोई पैरामीटर बोलने को ढूंढने को बोला जाता है इट इज जस्ट दी आरएमएस वैल्यू, और किसी की रीडिंग आपको बोला जाए एमीटर की रीडिंग निकालिए या वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालिए एसी सर्किट में, वो हमें बेटा आरएमएस वैल्यू ही निकालने होते हैं। तो मैंने यहां पे इसको सिंपली सॉल्व किया। यहां पे सिंपल में हमें यहां पे क्या करना था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी थी और आरएमएस वैल्यू यहां पे था, तो आपका करंट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आपका बेटा ये क्लियर हो गया अगर बेटा ये क्लियर हो गया चलते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25, क्योंकि हम बेटा प्योर सर्किट्स कर रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन नहीं किया, वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिलहाल यहां पे प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, यहां बेटा इंडक्टर जो है 25 मिली हेनरी का इंडक्टर है, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। बेटा जब इसने बोला ना सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, इसका मतलब 220 वोल्ट जो है ये आरएमएस वैल्यू है। जब ये सोर्स का बोलता है इतना वोल्टेज है इट मींस ये आरएमएस है, क्योंकि इसने भी रीडिंग में देखा होगा, किसी एमीटर या सॉरी वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी होगी, और वोल्ट मीटर जो है वो बेटा आपको आरएमएस वैल्यू देता है। तो यहां पे 220 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसको अप्लाई करता है। गिवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एज 50 हर्ट्ज, बेटा फ्रीक्वेंसी याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसी सर्किट्स में। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हर कोई कंडीशन बेटा जो है वो चेंज हो जाएगी एज फार एज इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स आर कंसर्न बेटा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, हमें बताना है कि आरएमएस करंट सर्किट की कितनी होगी। बहुत आसान है, इसने आरएमएस वैल्यू दिया है और आरएमएस हमें करंट का भी निकालना है। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे लिखूंगा आईआरएमएस विल बी इक्वल टू बेटा ईआरएमएस डिवाइडेड बाय इंडक्टिव सर्किट है तो बेटा एक्सएल आएगा, कैपेसिटिव होता तो एक्ससी आता है यहां पे। तो यहां पे आपका जो वैल्यू आएगा इट विल बी इक्वल टू ईआरएमएस, इसने बोला है 220 वोल्ट के बराबर, और XL अगर आप देखोगे बेटा दैट इज इक्वल टू L ओमेगा, दैट इज इक्वल टू L, L का वैल्यू इसने दिया था 25 मिली हेनरी, 25 मिली हेनरी मींस 10⁻⁻3, ठीक है। इसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा पाई, पाई का मतलब है 3.14, उसके बाद आएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज बेटा 50 हर्ट्ज। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे क्या आएगा बेटा, सी 25 इंटू 2 हो गया बेटा 50, 50 इंटू 50 हो गया बेटा 2500, 2500 यानी मैं इसको बता रहा हूं 2500 को 10⁻³ यहां पे करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 2500 को 3 डेसिमल पीछे जाना मींस 2.5 और 3.14 तो है ही है। ये मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला, इसके बगैर बाकियों का प्रोडक्ट निकाला वो 2.5 आएगा, बहुत आसान है।
25 इंटू 2 हो गया बेटा 50, 50 इंटू 50 हो गया 2500, 2500 यानी 2500, 10⁻³ करेंगे तो 2.5 आएगा, बाकी अपना ये बचा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया, इट्स नाउ इजी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ खास नहीं है। सो इट इज 220 डिवाइडेड बाय, यहां पे 3.14 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 3.14 को 2.5, पहले 2 से मल्टीप्लाई, दैट मींस इट इज 6.28। ठीक है, इसका दुगना, और उसके बाद इसका हाफ इसको ऐड करना है। हाफ हो गया 3 का हो गया 1.5 और यहां पे 1.57, सो दैट मींस इट विल बी इक्वल बेटा 7.82। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट। ठीक है, लेकिन हम डिवीजन में टाइम्स आया नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे बेटा। ये मान लीजिए अगर ये 8 के बराबर है, 200 अगर आएगा तो लगभग यहां पे ये आएगा 25 थोड़ा ज्यादा, 28। ठीक है, ये आंसर बेटा 28 के नजदीक आएगा, बहुत आसान है। 220 के 8 हिस्से करने हैं, लाइक दैट, ये 8 मान लेते हैं, तो इट विल बी बेटा 28। ठीक है, एंड मिली एम्पियर, सॉरी 28 एम्पियर आएंगे। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेटा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो हमने यहां पे बेटा इसका आंसर निकाल दिया। यहां पे एक इंडक्टर था जिसके ऊपर 220 वोल्ट का वोल्टेज डाला गया, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की थी। बताना था कि करंट का वैल्यू कितना आएगा। करंट के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, एक्सएल निकालना बहुत जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, वोल्टेज को एक्सएल से डिवाइड किया तो आंसर जो है इट हैज टू बी 28, क्योंकि इसी के नजदीक होगा, क्योंकि 220 को लगभग 8 हिस्से करने, तो इट हैज टू बी मोर देन 25, तो 28 जो है वो हमारा एग्जैक्ट यहां पे आएगा। कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता, ऑप्शन से भी आपका आंसर जो है वो जल्दी निकल आता है। ठीक है, हो गया ये सारा। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। हां बेटा, बहुत अच्छा है। अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सेपरेट एसी सर्किट्स विद अ बल्ब ग्लोइंग इन बोथ सर्किट्स बेटा। ठीक है बेटा, ये एक कैपेसिटर सर्किट है, एक कैपेसिटिव सर्किट भी है, और इस सर्किट के अंदर एक बल्ब रखा गया है, एसी सर्किट, और एक और सर्किट बनाया जाता है अलग। ठीक है, इसमें भी बल्ब होता है। A capacitor and an inductor are connected in separate AC circuits with a bulb glowing in both the circuits. The bulb glows more brightly when, चाहे इस बल्ब की बात करें या इस बल्ब की बात करें, आपको बताना है कि इन दो बल्ब्स में कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और कब ऐसा होगा। सो लेट वी चेक, हम यहां पे कुछ कंडीशंस देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, किसी एग्जाम में पूछा था, मैंने चूज किया ताकि मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर सकूं कुछ चीजें, जिससे आपका बेटा रिवीजन हो जाए। तो हमें बताना है कौन सा बल्ब बेटा ब्राइटर ग्लो करेगा, अंडर व्हाट कंडीशन ब्राइटर ग्लो करेगा। तो विल सी, पहली बात है एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर, यानी ये इंडक्टिव सर्किट का बोल रहा है, कैपेसिटिव सर्किट का नहीं बोल रहा। पहला ऑप्शन ये है, क्या आयरन रॉड इस इंडक्टर के अंदर डालने से यहां पे बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। विल सी, डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से, आपको पता है बेटा इंडक्टिव सर्किट में करंट को जो ऑपोजिशन देता है, क्योंकि करंट से यहां पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, करंट जितना ज्यादा चलेगी बल्ब ग्लो करेगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एल एंड देन बेटा 2 पाई एंड न्यू। ओके, तो अगर ये L अगर हम देखेंगे, अगर इंडक्टर का L यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो इसका होता है बेटा, ठीक है, L का वैल्यू जो होता है उसके ऊपर ऑपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी L जितना ज्यादा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी, करंट उतनी ही कम आ जाएगी। ठीक है, जितना L ज्यादा उतना XL ज्यादा आ जाएगा, तो करंट अकॉर्डिंगली बेटा कम हो जाएगी, क्योंकि करंट जो होती है दैट इज इक्वल टू बेटा वोल्टेज डिवाइडेड बाय XL। अगर XL ज्यादा होगा
तो करंट का वैल्यू कम आएगा, ठीक है। एक्सएल ज्यादा होने का मतलब अगर एल का वैल्यू ज्यादा होगा। अब ये एल जो है ये बोल रहा है कि अगर हम इंडक्टर के अंदर एक आयरन रॉड डालेंगे, एक आयरन रॉड डालने का मतलब ये है कि यहां पे हम एक आयरन रॉड रखेंगे। मैंने आपको बेटा पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, जब हम किसी इंडक्टर के अंदर कोई रॉड डालते हैं या कोई मटेरियल रखते हैं तो उसकी जो इंडक्टेंस होती है दैट बिकम्स म्यू आर टाइम्स L0। L0 जो है इट इज द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन वैक्यूम, यानी जब कोई अंदर यहां पे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई मटेरियल रखा है तो उस मटेरियल का परमिएबिलिटी जो होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और आयरन की अगर हम बात करेंगे, आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये लगभग 1000 तक हो सकती है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने रॉड इंसर्ट की तो म्यू आर 1000 टाइम्स बन सकता है, यानी नया L जो बनेगा आपका रॉड के साथ L का वैल्यू जो है वो 1000 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया होगा। जब बेटा L का वैल्यू बढ़ गया होगा अकॉर्डिंगली बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अकॉर्डिंगली इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बढ़ेगी तो करंट का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो रॉड इंसर्ट करने से बल्ब जो है वो ब्राइट ग्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि रॉड इंसर्ट करने से L बढ़ता है, XL बढ़ता है और करंट कम हो जाती है। तो रॉड इंसर्ट करने से बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो नहीं करेगा, वो डिम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहां पे आंसर नहीं है, पहले ऑप्शन से बल्ब जो है वो ब्राइट नहीं जा सकता है। इसके बाद बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडक्टर इज इंक्रीज्ड, फिर से बेटा इंडक्टिव सर्किट की बात, दूसरा ऑप्शन भी इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है। तो अगर हम यहां पे इंडक्टर के टर्न्स बढ़ाएंगे, बेटा आपको याद है L जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, शाबाश, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो L का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो L का वैल्यू अगर बढ़ेगा फिर से XL बढ़ेगा, करंट फिर से वापस यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी यहां पे नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से करंट फिर से डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बेटा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पहले दो ऑप्शन में ब्राइट ग्लो नहीं करेगा बेटा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा ब्राइटर। तीसरा ऑप्शन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटिव सर्किट की बेटा बात कर रहा है, तो बेटा याद होगा आपको कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, किसी भी कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय L, वेयर L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स है और इनके दरमियान की जो सेपरेशन है वो बेटा L के बराबर है, ठीक है। आपका ऑप्शन बोल रहा है कि अगर हम L का वैल्यू बढ़ाएंगे, कैपेसिटर के प्लेट्स का सेपरेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा? लेट अस चेक बेटा। यहां पे अगर आप देखेंगे L के बढ़ाने का मतलब आप प्लेट्स को दूर दूर ले रहे हैं, L के बढ़ाने का मतलब यह है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी देखेंगे ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन याद रहे इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। जैसे XL था वो L के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा, ठीक है, XL L के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहां पे XC जो है वो C के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो देखिए बेटा अगर L आपने बढ़ाया, L के बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस के कम होने से बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा मींस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट यहां पे बढ़ रही है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट अगर बढ़ेगी तो बल्ब जो है वो ब्राइट ग्लो नहीं कर सकता है। तो तीन ऑप्शंस यहां पे नहीं है, तीन ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, चौथा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन तब भी हम बेटा उसको भी चेक करेंगे। ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बेटा यहां पे बोल रहा है चौथे ऑप्शन में कि हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक भरेंगे बेटा, ठीक है। बेटा पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस जो है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेट्स में डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, कैपेसिटेंस मींस चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक डालने से C का वैल्यू बढ़ेगा तो यहां पे अभी मैंने आपको बताया था XC जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। तो अगर आप किसी तरीके से C को बढ़ा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के डालने से तो उस टाइम पे बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का मतलब यह है कि करंट जो है वो ज्यादा शूट हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू इख्तियार करेगी। यानी चौथे ऑप्शन में जब आपने डाइलेक्ट्रिक
डाल दिया कैपेसिटर के अंदर, करंट ज्यादा चलेगी सर्किट के अंदर एंड हेंस ब्राइटर जो यानी बल्ब जो है वो ब्राइट ग्लो करेगा। दैट मींस यहां पे हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है बेटा लास्ट वाला ऑप्शन। सवाल सिंपल था, दो सर्किट्स एनालाइज करने थे, एक कैपेसिटिव था एक इंडक्टिव था, ठीक है। ये बोलता था किस कंडीशन के अंदर बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा। पहला कंडीशन बोलता था क्या आयरन रॉड इंडक्टर के अंदर डालने से ब्राइट ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उससे एल इंक्रीज होगा, एल इंक्रीज होने से एक्स एल इंक्रीज होगा, जिससे बेटा करंट डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फिर से एल इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर से एल इंक्रीज होगा, दैट मींस एक्सएल इंक्रीज होगा, दैट मींस करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स अगर हम यहां पे करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस बेटा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जब डिक्रीज होती है तो एक्ससी का वैल्यू बेटा इंक्रीज होगा, फिर से करंट डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बेटा इंक्रीज हो जाती है, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से एक्ससी, क्योंकि वो इनवर्स रिलेटेड है, एक्ससी का वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाता है, जिससे करंट शूट अप हो जाएगी और बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा बेटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पे टच कर लिए इन सवालों के थ्रू। और भी बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, ये बेटा वोल्टेज अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर मैंने आपको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया था। प्योर इंडक्टर में करंट जो होती है वो लैग करती है, वो पीछे होती है, वोल्टेज से पीछे होती है। तो एक इंडक्टिव सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज का ये वेव फॉर्म दिया है। मैंने जब आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे मैंने वोल्टेज का वेव फॉर्म साइन दिया था। साइन मींस वो जीरो से स्टार्ट होते थे वोल्टेज, ठीक है। फिर हमने करंट को देखा था कहां से स्टार्ट होगा क्या नहीं होगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि प्योर इंडक्टर के ऊपर हमने जब वोल्टेज डाली, वोल्टेज इस तरीके से डाली, यानी इनिशियली इसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम बन जाता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, दैट मींस इट इज अ कॉस वेव। चलो आप कॉस वेव छोड़ दीजिए, वोल्टेज इस तरीके से यहां पे अप्लाई की जा रही है। हमें क्या करना है बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन द फिगर रिप्रेजेंट्स करंट। हमें यहां पे देखना है करंट जो है कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करेगा, यानी करंट का वेव फॉर्म निकालना है। हाँ, अगर आपने जो टॉपिक जैसा था साइन के हिसाब से वोल्टेज दिया था तो करंट आपको पता था पीछे लैग लीड वगैरह जो भी है, लेकिन यहां पे इसने वेव फॉर्म चेंज किया हुआ है। वोल्टेज की वेव फॉर्म बेटा ऐसे है। यहां पे हम दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा तरीका होगा लॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स बेस्ड होगा। मैं दोनों आपको दिखाता हूं। पहले हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे कैसा होगा। तो देखिए बेटा, प्योर इंडक्टिव सर्किट आपको पता है करंट लैग करती है, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखेंगे वोल्टेज ने अपना मैक्सिमम वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है। मैं बेटा इसको थोड़ा सा इसी ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है यहां पे है, तो यहां पे वोल्टेज ऐसा है। तो बेटा वोल्टेज इनिशियली अपना मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है, तो जब वोल्टेज अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगी उस टाइम पे करंट बेटा पीछे होगी। और कितना पीछे होगी मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री का यहां पे फेज डिफरेंस होता है या π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो करंट अभी पीछे ही होगी। कितना पीछे होगी बेटा, 0 पे होगी। अब यहां पे वोल्टेज जो है वो यहां पे डिक्रीज हो रही है, लेकिन करंट अब इंक्रीज होने वाली होगी बेटा। इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो लैग, वो पीछे होती है, ठीक है। जो काम वोल्टेज कर चुका होता है करंट अब वो करती है। तो यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ले चुकी है, लेकिन करंट अभी 0 पे होगी। इसके बाद वोल्टेज यहां पे जब 0 बनेगा करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इसके बाद बेटा जब यहां पे वोल्टेज अब नेगेटिव वैल्यू की ओर बढ़ेगी, करंट यहां पे बेटा 0 वैल्यू की ओर बढ़ेगा। और जब वोल्टेज नेगेटिव से यहां 0 की तरफ आने लगेगा उस टाइम पे करंट अपना नेगेटिव वैल्यू लेगी बेटा। सो सीधी बात है, यहां पे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहां पे नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से यहां पे ये करंट का एक्सपेक्टेड ग्राफ है। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ऑप्शंस में कौन सा ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होके ऊपर की ओर जा रहा है,
ये वाला ग्राफ बेटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। ये वाला ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, मींस जब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू करंट का मैक्सिमम वैल्यू, गलत है। ये वाला वैल्यू जो है ये यहां पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इसमें करंट का इस टाइम पे नेगेटिव वैल्यू है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पे जब वोल्टेज हाईएस्ट पॉइंट पे है तब यहां पे π/2 फेज का मतलब ये खाली जीरो बनेगा, ये एकदम पीछे नहीं जाएगा, मींस 180 का फेज अगर होगा तब ये यहां पे करंट एग्जैक्टली यहां पे होगी, यानी ये पॉजिटिव पे होगा, करंट नेगेटिव पे होगी, दैट मींस 180 डिग्री फेज डिफरेंस। लेकिन ये 180 नहीं है बेटा, यहां पे 90 का फेज डिफरेंस है। तो यहां पे जीरो से स्टार्ट होके ऊपर, दैट मींस जीरो से स्टार्ट होके ऊपर ये वाला ऑप्शन आएगा। दिस इज द आंसर बेटा, बहुत आसान है। वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो होगी, वोल्टेज अब डिक्रीज होगी, करंट अब इंक्रीज हो जाएगी यहां पे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया, ये मैंने ऊपर से जबानी आपको बताया, लेकिन एक और तरीका है इसको मैथमेटिकली साबित करने का। अगर हम यहां पे वोल्टेज का ग्राफ देखेंगे जो कि ये व्हाइट कलर का जो दिया हुआ था, इट इज अ कॉस ग्राफ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ईएमएफ दिया हुआ है दैट इज ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर ये ई नॉट कॉस ओमेगा टी है, अगर आपको करंट चाहिए बेटा, करंट आपको पता है किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो लैग करती है π/2, दैट मींस बेटा यहां पे आएगा ई नॉट कॉस ऑफ, यहां पे आएगा करंट की अगर मैं बात करूंगा, करंट विल बी इक्वल टू बेटा आई नॉट, करंट विल बी इक्वल टू बेटा आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। मैं ओमेगा टी से माइनस π/2 पीछे हटा बेटा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट। अब अगर यहां पे आप इसको देखो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, वो जीरो बनेगा, प्लस साइन ए साइन बी, मीन दिस विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। मैं इसको लिख भी सकता हूं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं है, ये कौन सा मसला है, ठीक है। वैसे तो हमने सवाल सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस विल बी इक्वल बेटा कॉस ओमेगा टी कॉस π/2, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, प्लस साइन ओमेगा टी साइन π/2, ठीक है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉस ए माइनस बी, गलती के बगैर, इसमें गलती का कोई यहां पे चांस नहीं है। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा बेटा कॉस ओमेगा टी, लेकिन कॉस π/2 जीरो बनेगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा। सो दिस विल बी बेटा आई नॉट, ठीक है, ये सारी टर्म यहां पे जीरो बन जाएगी, प्लस साइन ओमेगा टी साइन π/2 1 के बराबर है, सो इट इज बेटा साइन ओमेगा टी, यहां पे ये 1 के बराबर आएगा, एंड दैट मींस हमारा जो करंट का वेव फॉर्म बनेगा दिस विल बी इक्वल बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मींस करंट जो है that will be represented by a sine wave, current will be represented by a sine wave, और यही sine wave तो हमारे पास है बेटा, यही sine wave तो हमारे पास है, this is the sine wave बेटा I am talking of, तो इसका आंसर बेटा यही होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहां पे आपको प्योर सर्किट्स के ऊपर कुछ बेसिक एक्सरसाइज कराई, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को देखिए, और भी क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को बेटा क्लियर कीजिएगा, अपने जहन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा एलसीआर सर्किट। हम देखेंगे कि इन तीनों कंपोनेंट्स को हम एक साथ कैसे जोड़ेंगे, उस टाइम पे कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे, अब एलसीआर के जो क्वेश्चंस होंगे वो असली क्वेश्चंस है, असली इन अ सेंस वो आपके लायक के अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, वहां पे हम उनको सॉल्व करने चाहिए। बट उसके लिए पहले आपकी बेसिस बनाना बहुत जरूरी थी। प्योर सर्किट्स को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया, यहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराई, ठीक है। अब इसके बाद हम बिल्कुल तैयार है एलसीआर सर्किट को देखने के लिए बेटा, एंड दैट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज बेटा।